थोड़ी देर ढूंढने के बाद शिवम को मनोनुकूल स्थान मिल गया। एधी फाउंडेशन के ठीक सामने एक होटल बिस्मिल्लाह की तीसरी मंजिल पर एक कमरा उसने पसंद किया जिसकी खिड़की एधी की तरफ खुलती थी। शिवम ने थोड़ी देर खिड़की खोलकर उधर का नजारा किया पर उसे कोई अवांछित गतिविधि नजर नहीं आई। सब काम सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक एक एम्बुलेंस नजर आई जिसके दोनों तरफ एधी का बोर्ड लगा हुआ था लेकिन उसके शीशे पूरी तरह काले थे। उसके पहुंचते ही वातावरण थोड़ा असामान्य हो गया। सुरक्षाकर्मी विशेष चौकन्ने और बेचैन नजर आने लगे। दूसरे वाहन मुख्य गेट पर ही रुकते थे पर यह एम्बुलेंस दंदनाती हुई भीतर गायब हो गई। शिवम तुरंत होटल से निकला और एधी फाउंडेशन में जा पहुंचा। रिसेप्शन पर एक सुंदर लड़की बैठी थी जिसने व्यवसाय सुलभ मुस्कुराहट के साथ शिवम का स्वागत किया। मैडम, अभी मेरे एक पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस आई है, वो कहाँ है? माफ कीजिए, आज तो अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है, उसने जवाब दिया। ओह, हो सकता है ट्रैफिक के कारण नहीं पहुंचे हों, शिवम बोला। मैं बाहर इंतजार करता हूं। लड़की सहमति के भाव से मुस्कुरा दी। शिवम समझ चुका था कि कोई गड़बड़ घोटाला जरूर है। शिवम थोड़ी देर दरवाजे के पास मंडराता रहा। किसी पेशेंट के रिश्तेदार जैसी बेचैनी उसके चेहरे से झलक रही थी। काफी लोग वहां आ जा रहे थे। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। शिवम थोड़ी देर बाद टॉयलेट की ओर चला गया। टॉयलेट की खिड़की से पीछे का नजारा दिख रहा था। वहां एक छोटा सा मैदान था जिसके बाद एक 2 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरह सुनसान लग रही थी। शिवम थोड़ी देर टॉयलेट में ही दुबका पीछे का जायजा लेता रहा। अचानक कोई जोर जोर से टॉयलेट का दरवाजा पीटने लगा। शिवम हड़बड़ा सा गया, फिर उसने पूरी सावधानी बरतते हुए दरवाजा खोल दिया। उसका कच्चे प्लास्टर वाला हाथ सामने को तना हुआ था और उंगली की एक हरकत से उसमें मौजूद प्लास्टिक गन गोलियां बरसाना शुरू कर सकती थी। लेकिन जब उसने बाहर एक छोटे से बच्चे को पाया तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। शायद बच्चा जल्दी में था तो वह जल्दी से भीतर घुस गया। शिवम सामान्य होने की कोशिश करता हुआ वहां से निकल आया। टहलता हुआ शिवम अपने होटल बिस्मिल्लाह की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक बुर्काधारी स्त्री आकर उससे टकरा गई। दोनों बुरी तरह लड़खड़ा गए। हाय अल्लाह कहकर स्त्री गिरने ही वाली थी कि शिवम ने झपट कर उसे संभाल लिया और इसी बात ने उसकी जान बचा दी, क्योंकि इस घटना के साथ ही एक बेआवाज गोली शिवम के कान को छूती हुई निकल गई। शिवम तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और कई करवटें लेकर बिजली की तेजी से कूड़े के ड्रम की ओट में हो गया। कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही थी। पता नहीं किस तरफ से किसने गोली चलाई थी। साइलेंसर युक्त हथियार से फायर किया गया था तो कोई आवाज हुई नहीं, अतः किसी को कुछ पता नहीं चला था। शिवम थोड़ी देर उसी अवस्था में प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि गोली चलाने वाला दूसरा वार कर सकता था। सामने से एक बड़ा सा खटारा कूड़ा भरकर चला आ रहा था। जैसे ही वह शिवम के सामने से गुजरा वह तुरंत बेलकर उसके नीचे पहुंच गया और उसके नीचे के पाइपों को पकड़कर चिपक गया। लगभग 500 मीटर वह उसी तरह चिपका रहा। फिर घटनास्थल से काफी दूर निकल आने पर उसने खटारे का साथ छोड़ दिया और सरपट अपने होटल की दिशा में भागा। होटल के कमरे में पहुंचकर उसकी मुसीबतें खत्म हो गई थी। ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उसके कमरे में ऐसा लग रहा था मानो कोई भूचाल आया हो। वहां की जमकर तलाशी ली गई थी और एक एक सामान उधेड़ डाला गया था। दुश्मनों को बड़ी जल्दी खबर हो गई। वह बुदबुदाया और होटल के पिछवाड़े की खिड़की से पाइप पकड़कर नीचे उतर गया। अब वहां रुकना मौत को दावत देना था। अब शिवम का एक ही सहारा बचा था, सलाहुद्दीन अंसारी।
नारायण रहेजा ने निकलते समय शिवम को बताया था कि अगर पाकिस्तान में कोई मुसीबत आ जाए तो गोल मस्जिद के पास डिलाइट टेलर के मालिक सलाहुद्दीन अंसारी से मिल लेना, वह अपना एजेंट है और हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। शिवम किसी तरह बचता बचाता डिलाइट टेलर की दुकान पर पहुंचा। एक लगभग 50 साल का व्यक्ति काउंटर पर बैठा मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से शिवम की ओर देखा। अस्सलाम आलेकुम, शिवम ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, वह बोला। कहिए। मैं गोपाल बाबू हूँ, इंडिया से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सलाहुद्दीन है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिवम ने एक बार इधर उधर देखा और धीमे से बोला, कुतुब मीनार की 7वीं मंजिल को मरम्मत की जरूरत है। सलाहुद्दीन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोला, ताजमहल के भी हाल ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यह कोड था। सलाहुद्दीन तुरंत शिवम को भीतर ले आया और बोला, कहिए शिवम साहब, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मुझे ऊपर से फोन आ चुका है। सुनो यार, मुझे पहचाना जा चुका है, इसीलिए अब मैं बिना वेश बदले नहीं घूम सकता। तुम मेरे लिए वेश बदलने का इंतजाम कर दो और एक हथियार का भी बंदोबस्त करो। आप यहीं आराम फरमाएं, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ, कहकर वह चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह लौटा। तब तक शिवम अपने हाथ के नकली प्लास्टर से छुटकारा पा चुका था और प्लास्टिक की छोटी सी गन उसने अपने मोजे में छुपा ली थी, जो पलक झपकते ही उसके हाथों में आ सकती थी। सलाहुद्दीन ने एक छोटी सी थैली शिवम के आगे उलट दी, जिसमें मेकअप का सामान और हुलिया बदलने की चीजें थी। शिवम ने देखा कि उसमें लुंगी और कुर्ता के साथ एक ऐसा विग था जो लगाने पर इंसान बीच से गंजा लगने लगता। शिवम ने वही कपड़े पहन लिए, सिर पर विग लगा लिया और एक नकली मस्सा बाईं आंख के नीचे चिपका लिया। इसके पहले वह एक ऐसी क्रीम चेहरे और हाथों पर मल चुका था जिससे उसका गोरा रंग धूप में तपे तांबे की तरह हो गया था। उसने शीशे में खुद को देखा और संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाकर टॉयलेट से बाहर निकला। अंसारी जो यह सब सामान लाया था, वह खुद उसे प्रशंसात्मक ढंग से देखता रह गया। शिवम अब ठेठ पाकिस्तानी मुसलमान लग रहा था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से अंसारी को देखा तो उसने चुपचाप एक स्मिथ एंड वेसन की रिवाल्वर आगे बढ़ा दी, जो जोरदार धमाके के साथ फायर करती थी। शिवम ने उसे खोलकर चैम्बर का मुआयना किया तो वह लोडेड थी। वह शुक्रिया कहकर बाहर निकल आया। अब उसे ढूंढी खेल खेलना था। शिवम शाम होने तक बाजार में घूमता फिरता रहा। उसके सीक्रेट मिशन की दुश्मन को खबर कैसे हुई, यह सोचता रहा। आखिर दुश्मन ने बिस्मिल्लाह होटल के कमरे की तलाशी कैसे ली? जरूर उसे कहीं से लीड मिली होगी। उसके मिशन की खबर तो केवल उसके अफसरों को थी। शिवम ने अपने हिसाब से खेलने का फैसला किया। उसने प्राडो नामक एक सस्ते होटल में जाकर अफजल खान के नाम से अपना परिचय देकर एक कमरा लिया और बताया कि वह इस्लामाबाद से व्यापार के लिए कराची आया है और 2 दिन ठहरेगा। फिर उसने हिंदुस्तान फोन करके ऑफिस में अपने इस कदम की जानकारी दे दी। अपने नए बहरूप के बारे में भी बताया। फिर उसने पलंग पर तकिया रखकर ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया। अब देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बिस्तर पर सोया है। खुद शिवम एक कुर्सी लेकर दरवाजे की बगल में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पूरी रात बीत गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह की अजान होने लगी। अचानक शिवम को दरवाजे पर कोई खटका महसूस हुआ। तुरंत वह चौकन्ना हो गया। उसकी गिद्ध दृष्टि दरवाजे पर जम गई। उसके कान हल्की से हल्की आहट सुनने को बेताब थे। किसी ने धीरे से ताले में चाबी डालकर घुमाई और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही एक आदमी के घुसने लायक जगह हो गई, एक दुबला पतला लंबा सा इंसान भीतर दाखिल हुआ और इधर उधर का जायजा लेने लगा। फिर उसने पॉकेट से साइलेंसर लगी रिवाल्वर निकाली और कई गोलियां बिस्तर पर दाग दी। बेआवाज गोलियां जाकर तकिए से टकराईं
और रुई उधड़कर इधर उधर उड़ने लगी। इसके पहले कि उसका असमंजस और बढ़ता शिवम आड़ से निकला और उसने चुपचाप उसकी कनपटी पर अपनी गन रख दी। उसके कसबल ढीले पड़ गए। शिवम ने अपनी गन की नाल से उसकी कनपटी पर प्रहार किया तो उसकी आंखें उलट गईं। उसके घुटने मुड़े और वह धराशायी हो गया। शिवम ने एक पतली सी डोरी से उसके हाथ पांव बांध दिए और उसे पलंग पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कने लगा। थोड़ी देर में उसने कराहकर आंख खोल दी। फिर जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, शिवम ने उसके मुंह में रिवाल्वर की नाल घुसेड़ दी और क्रूर स्वर में बोला, चुप रहो वरना गोली अंदर, दम जालंधर। उसकी आंखें आतंक से फट पड़ी। वह जल्दी जल्दी सहमति में सिर हिलाने लगा। उसने बताया कि वह आईएसआई का एजेंट है जिसे इस कमरे में ठहरे गंजे व्यक्ति का कत्ल करने का काम दिया गया था। क्या हाजी बाबा एधी के दफ्तर में ही रहता है? शिवम ने पूछा। नहीं, आता जाता रहता है। परमानेंट वह कहाँ रहता है? शिवम उसकी कनपटी पर फिर नाल चौंकता हुआ बोला, खुदा की कसम मैं नहीं जानता। वह रोने लगा। क्या एधी फाउंडेशन आतंक के खेल में शामिल है? नहीं, नहीं। वो तो सवाब के काम करते हैं, पर सरकारी आदेश से उनका दफ्तर हाजी बाबा काम में लेता है। अब हाजी वहाँ कब मिलेगा? हर जुम्मे को वहाँ पोशीदा मीटिंग होती है। आज जुम्मा है, आज रात जरूर आएगा। शिवम ने इस बीच उसकी गन चेक की तो वह खाली हो चुकी थी। उसने उसका साइलेंसर निकालकर अपनी गन पर चढ़ा लिया और बिना कुछ कहे उसकी छाती में गोली मार दी। उसका शरीर एक बार उछला और शांत पड़ गया। शिवम उसकी गन वहीं फेंककर चुपचाप बाहर निकल गया।